हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर था। ये इसका पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब हम देखेंगे कि शरीर अवयव की गतिक अवस्था उपापचय की संकल्पना यानी डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है। तो अब तक हमने देखा कि जो भी सेल्स होते हैं जैसे सिंपल बैक्टीरियल सेल है या फिर प्रोटोजोआ है, तो जो साधारण जीवाणु कोशिका है, ये पौधे और प्राणी, ये सभी जो है बहुत सारे हज़ारों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं ये। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी सर्टेन कंसंट्रेशन रहती है एक जीव में, एक निश्चित सांद्रता में ये मिले होते हैं, जिन्हें हम मोल्स प्रति कोशिका या फिर मोल्स प्रति लीटर से जो है इसके रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। एक जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है इन बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, तो ये है कि ये जो है क्या है कि ये टर्न ओवर जो करते हैं, यानी कि ये हेर फेर होता रहता है इनमें। जैसे कि कोई बायोमोलिक्यूल है, वो बहुत सारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल से मिलके बन सकता है, या फिर वो बायोमोलिक्यूल जो है अलग अलग तरह के जो है बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो सकता है। ये इस तरह से जो है ये टर्न ओवर जो है ये इनका हेर फेर चलता रहता है। इससे ये है कि लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, जिससे कि इनका ब्रेकिंग और मेकिंग होता है, यानी इनका एक दूसरे में जो है बदलते रहना जो है निर्माण और विखंडन है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं या फिर उपापचय कहते हैं। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो है बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, चेंज होता है, उनका रूपांतरण होता रहता है। और जैसे कि अगर हम अमीनो एसिड से CO2 बाहर निकाल लें तो क्या होता है, अमीन में बदल जाता है वो। ये एक तरह की जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। उसके अलावा जैसे न्यूक्लियोटाइड बेस में से अमीनो ग्रुप का रिमूवल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है डाइसैकेराइड्स का, उसमें से उसका हाइड्रोलाइसिस, तो ये सारे जो है क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे 10 से हज़ारों जो है उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह के रिएक्शंस के। अब क्या है कि ये रिएक्शन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिनसे मेटाबोलाइट्स जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये एक तरह की जो है सीरीज़ होती है लिंक्ड रिएक्शंस की, जैसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये सदैव एक दूसरी अभिक्रियाओं से जो है ये जुड़ी हुई रहती है। इन आपस में जो है ये परिवर्तित होती रहती है और इन्हें हम उपापचयी पथ कहते हैं। ये जो अभिक्रियाओं की श्रृंखला है, ये इसे हम क्या कहते हैं? उपापचयी पथ कहते हैं। ये उपापचयी पथ जो है सिमिलर वैसा ही होता है जैसा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक होता है। तो ये जो है क्या हो सकता है, यातायात की जो व्यवस्था है, या तो ये एक पथ या फिर रेखीय या फिर वृत्ताकार हो सकती है, या फिर एक दूसरे को काटती हुई हो सकती है, क्रिस क्रॉस भी हो सकती है ना। बिल्कुल वैसा ही ये इनका रिएक्शन जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। ये उपापचय बहाव जो है शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाता है ये। ये जो कोई भी फीचर है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, हर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, यानी कैटलाइज रिएक्शन होती है। और जो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है ये। तो कोई भी अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं होता है लिविंग सिस्टम में, सारे जो है कैटलाइज रिएक्शन होती है यहाँ पे। जीव तंत्र में कोई भी उपापचय रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संभव नहीं होता है। ये जो उत्प्रेरक है, ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं एंजाइम्स, जिनके पास क्या होती है? कैटालिटिक पावर होती है। जैसे कि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना भी जो है एक भौतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, जीवों में एक उत्प्रेरित प्रक्रिया होती है ये, लेकिन ये एंजाइम्स होते हैं जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है। अब क्या है कि मेटाबॉलिक बेसिस क्या है लिविंग फॉर लिविंग, जीव का उपापचय आधार क्या है? ये जो उपापचय की
सो ये जो रिएक्शन है ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो है अपचयी पथ, यानी पहली प्रक्रिया जिसमें क्या था कि साधारण से जटिल बन रहा था, और दूसरी प्रक्रिया जिसमें अपचय या विखंडन होता है, यानी साधारण से जो है जटिल से साधारण पदार्थ बन रहा था, तो ये हो जाएगी अपचयी पथ, कैटाबॉलिक पाथवे। सो एनाबॉलिक पाथवे जो है उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, ऊर्जा खर्च होती है इसमें। अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ जो अपचयी पथ है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है। जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा जो है उसमें रिलीज हो रही है। सो ये 2 तरह के पाथवे हो गए यहाँ पर। सो जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल रहा है, तो यहाँ पे 10 मेटाबॉलिक स्टेप होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसके थ्रू जो है ग्लूकोज कहाँ चेंज हुआ है, लैक्टिक एसिड में। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लिबरेट होती है ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, और स्टोर हो जाती है किसमें, केमिकल बॉन्ड्स में। सो रसायन बंध के रूप में जो है ये संचित कर ली जाती है जीवों में विखंडन के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा को जो है। सो ये बंध जो है, ऊर्जा बंध, ये जब आवश्यकता होती है, जहाँ आवश्यकता होती है तो ये यूज़ कर ली जाती है। जैसे कि संश्लेषण, परासरण, यांत्रिक कार्य किए जाने पर जो है इनका उपयोग हो सकता है। जैसे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो ATP है, तो इसके रूप में जो है ये स्टोर होकर रहती है लिविंग सिस्टम में, जो एनर्जी है। अब जीव अवस्था क्या है कि लिविंग स्टेट क्या है, तो अब हमने देखा कि एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दसों हज़ारों जो है केमिकल कंपाउंड से मिलके बना है, और यहाँ पे इनको जो है मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, या उपापचयज या फिर जैव अणु कहते हैं इनको। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में जो शर्करा की मात्रा, जो ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की जो लेवल है वो होनी चाहिए 4.2 से लेके 6.1 मिलीमोल, जबकि हार्मोन जो है वो नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर होता है। तो हार्मोन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। सो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम का कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्टेडी स्टेट में जो है रहते हैं। सो एक निश्चित मात्रा होती है, यहाँ पे एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं जितने भी ये जैव तंत्र में जो सभी जीव हैं। सो ये जो जैव अणु है एक उपापचय प्रवाह होते हैं, और कोई भी रासायनिक या फिर भौतिक प्रक्रिया जो है वो स्वतः साम्य अवस्था को जो है प्राप्त करती है। लेकिन जब ये साम्य अवस्था होती है तो स्थिर अवस्था जो है वो एक असाम्य अवस्था होती है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है ताकि वो जो है इक्विलिब्रियम उसमें नहीं आती है, इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्या होता है कि अब जो है उसको कोई और काम नहीं करना है। स्टेट जो आ जाती है साम्य अवस्था की, तो उसमें वो और कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो नहीं आए यहाँ पर। सो जब जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है जिसमें कार्य जो है वो संपन्न होता है, इसलिए जो है ये कभी भी जो है साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। जो जीव है वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। सो ये जो है अचीव किया जाता है बाय एनर्जी के इनपुट से, यानी उसको जो है एनर्जी दो तो ये लगातार जो है वो काम करता रहेगा। इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उपापचय वह प्रक्रिया जिससे ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। यहाँ पे एनर्जी जो है प्रोडक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सो इसलिए जो लिविंग स्टेट है और मेटाबॉलिज्म जो है वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची होते हैं। सो बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी जो है लिविंग स्टेट नहीं हो सकती, जीव अवस्था जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती बिना उपापचय के। अब नेक्स्ट जो है वो है एंजाइम्स। सो एंजाइम जो है वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट लगभग सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन हो सकते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो कि एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, तो उसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं। सो एंजाइम को जो हम रेखीय चित्र के द्वारा जो है चित्रित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम में सब में जो है जो प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है। इसमें भी प्रोटीन की हमने देखी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary जो स्ट्रक्चर था, तो वैसा ही जो है एंजाइम में भी मिलता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें अमीनो एसिड जो सीक्वेंस होती है प्रोटीन की, जस्ट लाइक दैट। सो एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीन है, लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें भी जो है
द्वितीयक और तृतीयक संरचना मिलती है, जैसे कि प्रोटीन्स में मिलती है। सो तृतीयक संरचना हमने देखी थी, उसमें क्या था कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग जो है ऊपर से जो है कुंडलित हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जो है ये फोल्ड हो जाते हैं, चेन रूप में जो है फोल्ड हो जाता है और ये क्रिस क्रॉस चेन्स बना लेता है अपने ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है पॉकेट्स बन जाती हैं, सर्विक्स बन जाती हैं, बहुत सारी दरारें या फिर थैलियाँ बन जाती है, और यही जो थैलियाँ हैं इनको हम सक्रिय स्थल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनमें क्या होता है, जो क्रियाधार है वो आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। सो ये एक्टिव साइट्स होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो जाता है इन पॉकेट्स में। सो एंजाइम जो है अपनी एक्टिव साइट्स की मदद से क्या करता है कि जो कैटालाइसिस है रिएक्शन का वो हायर रेट पे कर देता है, यानी एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं की जो तेज गति से उत्प्रेरित करता है उनको। और एंजाइम उत्प्रेरित कार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से ये भिन्न होते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो एंजाइम्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे जो है काम नहीं करते नेचुरली जो है, जबकि जो सिंथेसाइज्ड है इनऑर्गेनिक जो कैटालिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक जो है वो उच्च ताप क्रम और दाब पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम अणु जो है उच्च ताप क्रम यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर हो तो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और इनकी जो है अति उच्च तापक्रम जैसे कि गर्म स्रोतों या जो गंधक के झरने हैं, सल्फर जो स्प्रिंग्स है, वहाँ से अगर जो ऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं अगर उनसे ये जो है एंजाइम्स कलेक्ट किए गए हों तो इनकी कैटालिटिक पावर जो है वो मेंटेन रहती है, वो हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो ये काम कर सकते हैं। तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ऊष्मा स्नेही जो है जीवों से पृथक किए गए जो एंजाइम्स हैं उनमें क्या है ऊष्मा स्थायी ये होते हैं, और ये इनकी विशेषता होती है। थर्मोस्टेबिलिटी जो है इनकी क्या है इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इन एंजाइम्स की, जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए गए। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.